हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न मैं बताऊँगा आपको, जिसमें आपको 2 नंबर वाले प्रश्न में आपको 5 ठो का आंसर देना है, यानी कि 10 नंबर आपको मिल सकता है। तो हमारे इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि उसे भी एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11th अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर वाले प्रश्न में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपायुक्त होगा। तो जो कारखाना में है ना, जो एक कारखाना में औसत मजदूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा सबसे उपायुक्त औसत होगा, उसे आपको लिखना है। तो उत्तर देखिए, एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए माध्य औसत उपायुक्त होगा। कौन सा? माध्य। इसे नोट कीजिए। देखिए, हमने साफ स्पष्ट भाषा में लिख दिए हैं, माध्य औसत सबसे उपायुक्त होगा। अब आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। जो माध्य जो विचलन है उसका एक दोष को आपको लिखने को कह रहा है। तो देखिए उत्तर में, माध्य विचलन का एक दोष यह है कि माध्य विचलन में सभी पदों को धनात्मक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? धनात्मक, ठीक ना। इसे निकालने में बीजगणित चिन्ह यानी कि प्लस और कोमा माइनस को छोड़ दिया जाता है। इसमें किसको किसको छोड़ दिया जाता है? प्लस और माइनस को छोड़ दिया जाता है। ये हो गया प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। जल्दी से नोट कर लीजिए और फटाफट याद कर लीजिए, ज़्यादा समय आपका एग्ज़ाम में बचा नहीं। अब 3वां नंबर देखिए क्वेश्चन, लेस्पेयर कीमत सूचकांक का सूत्र लिखिए। जो लेस्पेयर है ना, ये क्या है? एक प्रोफेसर है, उसकी जो कीमत सूचकांक है एक सूत्र है, उसको आपको लिखिए। तो देखिए उत्तर, लेस्पेयर ने आधार वर्ष की मात्रा Q0 है, ठीक ना, Q0 को दोनों वर्षों के लिए भार माना है। देखिए इसका सूत्र P0 1 बराबर सिग्मा, इसे क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं इसे को, ठीक ना। किसी को कहते हैं? सिग्मा। याद रखिएगा, सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला सूत्र, ठीक ना। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, P1 जो होता है वो चालू वर्ष का मूल्य होता है, P0 क्या होता है? आधार वर्ष का मूल्य होता है, नोट कीजिए इसे भी। Q0 क्या होता है? आधार वर्ष की मात्रा होता है, ठीक ना। ये तीनों नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, चिरकालिक निर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, चिरकालिक जो निर्धन है ना, चिरकालिक मतलब क्या? बहुत समय से, यानी कि लंबे समय से। निर्धन मतलब गरीब, ठीक ना। जो लंबे समय से गरीब हैं उसे ही चिरकालिक निर्धन कहते हैं। तो देखिए हमने साफ इस पर भाषा में लिख दिए आपको। उत्तर देखिए, चिरकालिक निर्धन उसे कहते हैं जो निर्धन बहुत समय से निर्धन है। जो निर्धन क्या है? जो व्यक्ति निर्धन है वो बहुत लंबे समय से, बहुत समय से क्या है? वो निर्धन ही है, उसे चिरकालिक निर्धन कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। तो नोट कीजिए फटाफट। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, मानव पूंजी क्या है। उत्तर देखिए, किसी देश के व्यक्तियों में निहित कौशल विकास एवं उत्पादकीय ज्ञान के स्टॉक को मानव पूंजी कहते हैं। यानी कि जो मानव के पास जो पूंजी है, जैसे किसी चीज़ को कौशल में विकास करने में या फिर किसी चीज़ को उत्पादन में, जो मानव के पास जो दिमाग दिया हुआ है उसे ही क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर का, ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, साख, ग्रामीण साख, साख मतलब क्या हो गया? कर्ज। क्या हो गया? कर्ज। याद रखिएगा,
साख मतलब क्या हो गया? कर्ज। तो देखिए ग्रामीण कर्ज यानी कि साख के किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखने को कह रहा है। तो देखिए उत्तर, ग्रामीण साख के दो स्रोत निम्न हैं। सहकारी समितियां, जो बड़े लोग हैं, सहकार लोग हैं, उससे आप ले सकते हैं कर्ज। दूसरा नंबर देखिए भूमि विकास बैंक, जो वहाँ का बैंक होगा आपका, उससे भी आप क्या कर सकते हैं? ऋण यानी कि कर्ज ले सकते हैं। ग्रामीण साख का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न 7वां नंबर का, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य है? जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है उसका क्या उद्देश्य है बताना है आपको। देखिए उत्तर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब है महान प्रगति उछाल। क्या है इसका मतलब? महान प्रगति उछाल, जो सन 1958 ईस्वी में चीन में आरंभ किया गया। कहाँ पे आरंभ किया गया? चीन में। इसका प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। क्या था इसका उद्देश्य? प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, एक छात्र के द्वारा 4 विषयों में प्राप्तांक 10, 20, 15 और 5 है। माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जो आपको माध्य निकालिए को कह रहा है, जो आप 8, 9 और 10 में सीख के आए हुए हैं, उसी को आपको खाली माध्य ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक ना, इसे नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला को। तो देखिए सभी का योग, तो देखिए 10 को लिख दिए, जोड़ 20 जोड़ 15 जोड़ 5, ठीक ना, बटा 4। क्या वो संख्या है? देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए और सभी को जोड़ करके 4 से भागा दे दीजिए। कितना आएगा? 12.5। बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे 9वां नंबर, लॉरेज वक्र क्या है? उत्तर देखिए, लॉरेज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय का विषमता को दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? जो आय का विषमता है उसे दर्शाया जाता है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। नोट कीजिए। 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन, आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए, आधार वर्ष से हमारा आशय उस वर्ष विशेष से होता है जिसको आधार मानकर हम सभी आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। ठीक ना, उसे ही आधार वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जो किसी वर्ष को, जो विशेष वर्ष है, उसको क्या करते हैं? सभी आधार मानकर हम सभी क्रियाकलाप, अपना जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसको की तुलना करते हैं, उसे ही आधार वर्ष कहते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन 11वां नंबर का, निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के नाम लिखिए। जो निर्धनता है, निर्धनता यानी कि गरीबी है, वो निवारण यानी कि उस गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, उसी का एक कार्यक्रम आपको जो सरकार द्वारा चलाई गई है उसे आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कब चलाया गया है? 2005 में। आप एक कोई भी कार्यक्रम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक ना, चलिए आगे का प्रश्न देखिए 12वां नंबर का, मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, शिक्षा में निवेश, ये भी एक पूंजी हो गया, निवेश करना है। ठीक ना, और एक लिख दीजिएगा उत्पादन में निवेश। आपको दोनों में से जो लिखना है, अगर 2 पूछा जाएगा तो दोनों लिखिएगा, अगर 1 पूछा गया है तो 1 लिख दीजिएगा, उत्पादन में निवेश या फिर शिक्षा में निवेश। 13वां नंबर का प्रश्न देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए उत्तर 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। ठीक ना, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। तो नोट कीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था? तो देखिए द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यह जो एक अभियान है वो किस देश में शुरू किया गया था? तो उत्तर देखिए, चीन में 1958 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1958 ईस्वी में। किसने किया था? किस देश ने? तो चीन में। ठीक ना, शुरू हुआ था। 15वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, माध्यिका के 2 गुणों को लिखिए। उत्तर देखिए,
माध्यिका के 2 गुण निम्न हैं। पहला गुण लिखिएगा, यह समझने तथा गणना करने में आसानी होती है। ठीक ना, इसे समझने में क्या होता है, आसानी होती है, और गणना करने में भी। आगे लिखिएगा दूसरा नंबर में, इसे बिंदु रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक ना। 16वां नंबर का प्रश्न देखिए, प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, किसी श्रेणी के समांतर मध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के मध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन कहते हैं। ठीक ना, नोट कीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां नंबर का प्रश्न देखिए, प्रमाप विचलन का प्रतिपादन किसने किया है। तो उत्तर देखिए, प्रमाप विचलन के विचार का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन किसने किया था। कार्ल पियर्सन ने 1893 ईस्वी में किया था। नोट कीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 18वां नंबर का प्रश्न, कीमत सूचकांक को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए, सूचकांक से हमारा तात्पर्य उन अंकों से है जिनकी सहायता से दो भिन्न भिन्न समयों पर मुद्रा के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है तथा मूल्य में हुए परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19वां नंबर का प्रश्न देखिए, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। जो न्यूनतम कैलोरी है उसको निर्धनता रेखा के माध्यम से आपको क्या करना है, परिभाषित करना है भारत में। ठीक ना। तो उत्तर देखिए आप, गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में न्यूनतम कैलोरी उपभोग मापदंड को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है, न्यूनतम कैलोरी उपभोग मापदंड है जो गरीबी लोगों का पहचान करने के लिए भारत में अपनाया गया है। ठीक ना। इस संदर्भ में भोजन आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। ठीक ना। किसके तहत, तो योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक जो होता है ग्रामीण में न्यूनतम मात्रा ग्रामीण के लिए कितना चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। आगे का प्रश्न देखिए 20वां नंबर का, चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रकों में सुधार किए गए हैं। जो चीन में था सुधार के लिए प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रकों में सुधार की गई है उसको आपको लिखना है। तो उत्तर देखिए, चीन में सुधार के पारित चरण के कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रकों में सुधार किए गए हैं। किसमें, कृषि में किए गए हैं, विदेशी जो व्यापार है उसमें किए गए हैं तथा निवेश क्षेत्रकों में सुधार किए गए हैं। ये हो गया प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, आज बहुत ही हमने 20 क्वेश्चन को देखें। फटाफट इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को नोट करके याद कर लीजिए। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2 नंबर वाले जो प्रश्न है उसे हमने बताए हैं आज इस वीडियो में, पूरा कंप्लीट 20 क्वेश्चन बताए हैं आंसर के साथ। फटाफट 20 क्वेश्चन को कीजिए। तो यह वीडियो आपको कैसा आया, पसंद लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।